ठीक है, तो फिर अपन अभी नेक्स्ट पार्ट अपने इसमें जाते हैं कि अपना पूरा एप्लीकेशन वगैरह सब बना के हो गया। पूरा अपन ने पीएचपी में जो भी है उसका पूरा कोड लिखे। अभी नेक्स्ट पार्ट है अपन को उसको इंटरनेट पे सब लोगों को अवेलेबल करा के देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो अपन जो देखने वाले हैं उसको बहुत सारे तरीकों से करते आता है। एक तो होस्टिंग अपन खुद के कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन को सर्वर सेटअप, जैसे अपन ने अभी लोकल सर्वर सेटअप किया था, उसके जगह पे अपन को पब्लिक सर्वर सेटअप करना पड़ता है। और पब्लिक सर्वर सेटअप करने का यानी अपने खुद के लैपटॉप पे या फिर खुद के मशीन पे कुछ भी शुरू करने का डिसएडवांटेज ये रहता है कि तुम भले ही ठीक है, तुम लिनक्स सर्वर वगैरह देख के कैसे कैसे इंस्टॉल करना वगैरह सब देख के शुरू कर दोगे तुम अपने इस पे। पर उससे प्रॉब्लम ये होता है कि उसको 24/7 मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। और अपने जो ये पीसीज रहते हैं बोलो, अपने लैपटॉप्स रहते हैं बोलो, वो ट्रैफिक हैंडल करने के लिए नहीं बने रहते, ठीक है। तो अभी ठीक है, तुम लोग ऐसे एज अ फन प्रोजेक्ट अगर तुम लोगों ने कुछ होस्ट किया और तुमको ऐसा है कि ठीक है तुम लैपटॉप एक कोने में शुरू रख रहे हो हमेशा नेट से कनेक्टेड जो है वो, तो और सिर्फ वो मालूम है कि वो वेब एप्लीकेशन सिर्फ तुम ही यूज कर रहे हो और तुम आना जाना उस पर सिर्फ तुम्हारा चल रहा है, तो ऑफ कोर्स वो सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जब थाउजेंड्स ऑफ लोग, जब मिलियंस ऑफ लोग तुमको विजिट करते हैं, तब अपने जो कंप्यूटर्स है वो इतने इतना पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, क्योंकि तुम सोचो जितने जितने सब लोग एक्सेस करेंगे वो साइट को, वो हर एक को वो एक एक एप्लीकेशन की कॉपी उसको मेंटेन करनी पड़ेगी लैपटॉप को अपने मेमोरी में। तो उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन सर्वर्स पे होस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो अभी सर्वर्स पे होस्ट करने के फिर अभी दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो जो फ्री वाले आते हैं, दूसरा है अपना पेड होस्टिंग। अभी दोनों इसमें कॉमन एक चीज ये है कि तुमको डोमेन खरीदना ही पड़ता है, ठीक है। तुम लोग होस्टिंग इवन तुम लैपटॉप पे भी होस्टिंग करो या फिर तुम लोग फ्री वाले पे भी होस्टिंग करो, या फिर तुम लोग इस पे भी कोई गोडैडी या फिर ऐसे वेबसाइट से भी अगर तुम लोग होस्टिंग खरीदोगे, तो तीनों केसेस में अपन को डोमेन खरीदना पड़ता है। अगर कस्टम डोमेन होना होगा तो फ्री वाले जो कुछ वेबसाइट्स रहते हैं, जैसे अपन आज फ्री वाला ही होस्टिंग देखेंगे, तो उसमें उन लोग जो डोमेन देते हैं वो डोमेन यूज करके कुछ तो भी उसका उनका प्रीफिक्स लग जाता है अपने साइट के पीछे। जैसे अभी अपन देखेंगे एक 000 वेब होस्ट करके एक है फ्री होस्टिंग वाला। तो वो क्या करता है, तुम्हारा जो भी साइट का नाम है उसके पीछे पीछे 000 वेब होस्ट लगा देता है, ठीक है। तो वो अगर नहीं चाहिए होगा, किसी को कस्टम चाहिए होगा कि मेरे को मेरे नाम की साइट चाहिए, या फिर कुछ स्पेसिफिक तुम्हारा इवेंट है, जैसे अपना कंप्यूफेस्ट होता है हर साल, तो कंप्यूफेस्ट.इन चाहिए मेरे को, तो कंप्यूफेस्ट.इन ये अपन को खरीदना पड़ता है डोमेन। अब ये डोमेन देता कौन है, डोमेन आते हैं अपने डीएनएस सर्वर से, ठीक है। और ये डीएनएस सर्वर्स जो या ये बड़े बड़े कंपनीज जो है अपने गोडैडी और ब्लू लिंक, हीरोकू, ये सब इन सब लोगों ने अपने डोमेन्स खरीद के रखे रहते हैं, ठीक है। जो भी पॉसिबल कॉमन डोमेन्स रहते हैं वो अपन को उनके यहाँ से खरीदते आते हैं। तो जब अपन कोई भी डोमेन खरीदने के लिए जाते हैं, तो अब उसमें दो चीजें रहती है, एक डोमेन का चार्जेस रहता है और एक होस्टिंग के चार्जेस रहते हैं। तो उसमें जब वो लोग बोलते हैं कि डोमेन फॉर ईयर लॉन्ग, तो उसका सिर्फ ये मतलब रहता है कि जो यूआरएल है, जैसे मेरा सपोज मैंने www.compufest.org मैंने खरीदा, ठीक है। तो वो खरीदा तो मेरे को वो डोमेन भले ही 1 साल के लिए मिल रहा है, पर उसके साथ होस्टिंग कुछ तो भी सिर्फ 3 महीने का ही रहता है, ठीक है। होस्टिंग 3 महीने का यानी क्या, जो मेरे जो फाइल्स है पूरे, जो मेरे वेबसाइट से रिलेटेड पूरा जो डेटा है, वो मैं उनके सर्वर पे सिर्फ 3 महीने तक रख सकता हूँ। भले ही मेरे पास वो डोमेन 1 साल के लिए, फिर वो डोमेन मैं बाद में कोई दूसरी जगह यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने खुद के लैपटॉप पे कोई साइट शुरू की, या फिर मैंने सपोज कर लो मेरा खुद का सर्वर बना लिया और उस पे अगर मैं मेरी वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ, तो उस पे मैं वो डोमेन यूज कर सकता हूँ। पर मेरी फाइल्स 3 महीने बाद वो जो भी जहाँ से भी तुमने वो डोमेन और होस्टिंग खरीदा है वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपन जो फ्री वाला एक है वो देखते हैं और यानी प्रोसेस समझ लेते हैं पूरी कि ये होस्टिंग का वगैरह कैसे काम करता है पूरा। मेरी दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है।
मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes. ठीक है, तो ये सबसे, जैसे देखो अभी वेबहोस जब मैंने बोला तो सबसे पहले ये गोडैडी वगैरह आता है। तो इनके साइड पे भी अपन एक बार जाके देख लेते हैं। इनके साइड पे ये सब इन लोगों का सब पेड रहता है, ठीक है। ये लोग रेयरली कभी फ्री ऑफर करते हैं। ये देखो इनके चार्जेस रहते हैं। एक तो वो जो मैंने बताया था वैसे 3 मंथ्स और 1 ईयर वाला डोमेन रहता है ना, तो ये लोग ऐसे मंथली चार्ज करते हैं विथ फ्री डोमेन। यूजुअली डोमेन के चार्जेस ज़्यादा नहीं रहते, ठीक है। डोमेन यूजुअली सस्ते में ही मिल जाता है अपन को। जो चार्जेस मेन जो आते हैं वो होस्टिंग के चार्जेस आते हैं, ठीक है। जो अपना डेटा उनके सर्वर्स पे रखना पड़ता है उसके चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। डोमेन यूजुअली सस्ते में मिल जाता है। और दूसरा है ना, दूसरे चार्जेस जो ज़्यादा रहते हैं वो है ना, जैसे अभी तुमने 3 महीने के लिए अगर तुम्हारा 1 साल का अगर डोमेन तुमने लिए है और वो डोमेन अगर एक्सपायर हो गया, तो उसको जब तुम रिन्यू करने जाते हो तो वो रिन्यू करने के चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो वो एक बात ध्यान में रखना। वैसे यूजुअली जब भी अपन ऐसे वेब होस्टिंग का वगैरह जो भी अपना काम रहता है, तब यूजुअली कोई तो भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही जाता है वो। तो जो भी उसका बिल वगैरह जो है वो सब वो लोग देख लेते हैं। तो वैसे प्राइसिंग का अपन को उतना ये नहीं है। और पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए अपने पास ये है फ्री वाले ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, ये फ्री वेब होस्टिंग। अब इसमें साइन इन कर लेते हैं। जैसे ये होस्टिंगर भी एक ये है वैसे, गोडैडी समान। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तुम लोगों को चाहिए तो इसमें ये लोग वेब डेवलपमेंट वगैरह लर्न करने के देते हैं, पर इन लोगों का बहुत क्या बोलते हैं, तो कंटेंट ओरिएंटेड रहता है। अपन को ये सब करने की वैसे ज़रूरत नहीं। अपन सीधे सीधे अदर में जाएंगे अपने। अभी यहाँ पे जो भी तुम डालोगे वो अपना वेबसाइट का नेम बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी अपन ने एप्लीकेशन 1 किए थे तो एप्लीकेशन 1 ही डाल देते हैं। कुछ भी डाल सकते हो तुम लिटरली यहाँ पे, वही अपने यूआरएल में आएगा। जैसे देखो इनके भी वेबसाइट में जो यहाँ पे दिख रहा है ना ऊपर में 000 webhost.com,
वैसे ही अपनी जो वेबसाइट आएगी उसके भी स्टार्टिंग में 000 वेबहोस्ट डॉट अपने वेबसाइट का नाम जो अपन यहाँ डाल रहे हैं वो application.com ऐसे आएगा। application1 डाल देते हैं। पासवर्ड जो है ये तुमको याद रखना पड़ेगा, इसको कभी भी अगर बाद में एक्सेस करना पड़ेगा तो इसके लिए अभी अपन कुछ भी रैंडम जनरेट करके पासवर्ड डाल देते हैं। @apple banana 2020, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। तो अभी अपनी ये होस्टिंग और ये सब चीज़ें ये तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अभी वर्डप्रेस करके अगर तुम लोगों ने नाम सुना होगा तो वर्डप्रेस का भी एक आता है जिससे अपन लोग वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। पर उससे प्रॉब्लम ये होता है कि उनके प्री बिल्ड टूल्स रहते हैं और प्री बिल्ड टेम्पलेट्स वगैरह रहते हैं। वो वही अगर यूज़ करके एकदम बेसिक सी साइट बनाना है तो वो थोड़ा बहुत ईजी पड़ता है। पर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस करने जाओ तो उसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो यानी वर्डप्रेस में कुछ भी चेंजेस करने जाओ, कुछ भी अपने मन से कुछ तुमको फॉर्म ऐड करना है, कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो वो बहुत मुश्किल बनता है। तो इसलिए वर्डप्रेस वगैरह तुमको होना है तो तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो फिर अभी अपने पास अपनी साइट ऑलरेडी तैयार है तो अपन को वेबसाइट बिल्डर और वर्डप्रेस की वगैरह ज़रूरत नहीं है। अपन सीधे सीधे अपलोड योर साइट पे जाएंगे। ठीक है, अभी ये अपन अपलोड योर साइट पे आए तो इसने फाइल मैनेजर खोल दिया सीधे। अपन पहले जाके अपने वेबसाइट के मैनेजमेंट टूल में जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे अभी मेरी अभी वो साइट होस्ट हो गई, उसका होस्टिंग और उसके लिए सर्वर स्पेस वगैरह मेरे को पूरा रन होके मेरे को मिल गया। तो ये यहाँ पे जब अपन होम पेज पे आएंगे तब अपन को ये ऐसी साइट अपनी यहाँ पे बनी हुई दिखेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, ये जैसे ये अभी तुम लोग अगर तुमको होना होगा तो तुम लोग खोल के भी दे सकते हैं। ये साइट अपनी ऑलरेडी लाइव हो गई है। देखो एप्लीकेशन 1999.000 webhost.com, ठीक है। ये साइट पे अगर तुम लोगों को होगा तो मैं चैट बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ। और अभी यही तुम देखोगे तो यहाँ पे जो भी ये HTML वगैरह आ रहा है तो उन लोगों ने ऑलरेडी फाइल्स डाल के रखे, उसका आ रहा है, ठीक है। वो लोग एक बेसिक अपन ने अभी तक कुछ किए नहीं है ना, तो अपन अभी ये सब इनका सब हटा के अपना डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जाके तुम मैनेज वेबसाइट पे जाना। हाँ, तो ये जो बेसिकली तुमको ये जो पूरा दिख रहा है ना अभी, ये अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है, ठीक है। अभी जैसे ये इन लोगों का फ्री वाला है तो इन लोगों ने खुद का जो डेवलप किया हुआ है ये अपन को इंटरफेस पूरा दिख रहा है। यूजुअली जो अपन जब GoDaddy बोलो या फिर होस्टिंगर बोलो, ऐसे वेबसाइट से जब अपन होस्टिंग खरीदते हैं तब सी पैनल करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। वो भी एक वेब एप्लीकेशन ही है एक टाइप का। और सी पैनल यानी क्या, सी पैनल में वो पूरा डेटाबेस और तुम्हारे जो फाइल्स है वो सब मैनेज करने के लिए वो एक एप्लीकेशन रहती है। वो सेम टू सेम ऐसा ही रहता है, ठीक है। सिर्फ दिखने में अलग रहता है, पर उसका डैशबोर्ड वगैरह ऐसा ही रहता है। उसमें भी ऐसा टूल्स का ऑप्शन रहेगा, वेबसाइट सेटिंग्स का ऑप्शन रहेगा, और ऐसे टाइप के सब ऑप्शंस रहेंगे वो सी पैनल में, ठीक है। तो जैसे अभी अपन यहाँ पे टूल्स में जा रहे हैं, अभी अपना काम क्या है, अपन को यहाँ से पूरा जो अपन ने 3 एलिमेंट्स जो बनाए थे, फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस, वो अभी अपन को पूरा ये होस्ट जो अपना होस्ट किए अपन ने सर्वर पे, वो सब सर्वर पे डालना है, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन ने क्या किए थे, जब लोकल होस्ट पे बनाए थे तब अपन ने सबसे पहले डेटाबेस बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन पहले डेटाबेस मैनेजर में जाएंगे। जब यहाँ पे डेटाबेस मैनेजर में जाएंगे तब यहाँ पे भी खुलेगा पीएचपी माई एडमिन ही, क्योंकि इन लोगों के पास भी सब पूरा जो यानी पीएचपी माई एडमिन में ही सब क्या बोलते हैं, तो इनके सर्वर पे भी पीएचपी माई एडमिन ही इंस्टॉल है। यूजुअली अपन जब सी पैनल वगैरह जब लेते ये अलग अलग वेबसाइट से गोडैडी से वगैरह, उनके पास भी ये पीएचपी माई एडमिन इंस्टॉल रहता है। तो एक बार जब अपन डेटाबेस क्रिएट कर देंगे तब पूरा अपन को फैमिलियर हो जाएगा कि जैसा अपन ने अपने लोकल होस्ट में यूज किए थे पीएचपी माई एडमिन, वैसे ही इधर यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन पहले डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस नेम अपना रहता है application1, यूजर नेम डाल देते हैं रूट, और पासवर्ड @ अभी ये मैं सेम डाल रहा हूँ पर ज़रूरी नहीं वही पासवर्ड रहना चाहिए, कुछ भी डाल सकते हैं। @apple banana 2020, ठीक है, @apple banana 2020। ठीक है, अभी उन लोगों ने अपना डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अभी देखो, अपन डेटाबेस को अपने मन से तो नाम दे नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, अपन ने application1 और रूट यू वगैरह नाम दिए, पर ऐसे करोड़ों यूजर्स हैं इन लोगों के पास जो लोग अपना अपना डेटाबेस बना रहे हैं। तो वो लोग किस किस के डेटाबेस का नाम का ट्रैक रखेंगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि तुमको जो रखना है वो रखो, और उसके पीछे वो लोग अपनी एक आईडी लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी application1 और रूट तो अपना डेटाबेस नेम और डेटाबेस यूजर चेंज हो गया। तो तुमको याद होगा, तो अपन को एक फिर अभी इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी। अपन को जो अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल था जिसपे अपन ने डेटाबेस नेम डाले थे application1 और यूजर डाले थे रूट, और होस्ट तो ठीक है, होस्ट तो सेम ही रहेगा लोकल होस्ट, वो अपन को चेंज करना पड़ेगा अभी फाइल में, ठीक है। तो वो एक चीज याद रखना पड़ेगा। अभी पहले अपन डेटाबेस बना लेते हैं। देखो जैसे अभी ये पूरा बन गया तो यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आता है। तो मैं जैसे ही मैनेज में जाऊंगा, देखो यहाँ पे पीएचपी में एडमिन का ऑप्शन आता है। जैसे पीएचपी में एडमिन में गए, अपना पूरा फैमिलियर वाला पूरा वापस से आ गया। ठीक है, ये इंटरफेस तो अपन को मालूम है इसके साथ कैसे काम करना है, क्या करना है। इसमें वापस से अपन अपना एसक्यूएल रन करेंगे। एक्सेस डिनाइड क्यों आ रहा? अच्छा ठीक है, अपन पहले ये अपडेट कर देते, ठीक है। अभी जितने भी जो भी अपने फाइल्स जो है, अपने पूरे के पूरे सारे फाइल्स क्या में रहते हैं, पब्लिक एचटीएमएल में रहते हैं, ठीक है। तुम लोग जब सी पैनल में भी जब जाओगे और वहाँ पे उनके आप फाइल मैनेजर खोलोगे, उनका फाइल मैनेजर अलग दिखेगा, ठीक है। पर उनके फाइल मैनेजर में भी कहीं ना कहीं ऐसा पब्लिक एचटीएमएल का ऐसा फोल्डर होगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, वो पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर खोलना है, और अपनी सारी जो फाइल्स रहेंगी काम की वो इधर डालना है, ठीक है। ये एच टी एक्सेस उनकी उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको हाथ नहीं लगाना। अपन कहाँ पे जाएंगे, अपन सिर्फ सीधे सीधे अपलोड फाइल्स में जाएंगे। अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, अपने एच टी डॉक्स में सब फाइल स्टोर्ड है, तो अपन वहां से अपने फाइल्स ला लेंगे। ठीक है, application1 में गए, सब फाइल सिलेक्ट कर दी और ओपन किया, ठीक है, और अपलोड। ठीक है, तो अपने सब फाइल्स अपलोड हो गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है अपन को, अपना डेटाबेस डॉट php में अपन को चेंजेस करना है। उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो ये क्या बोलते हैं, तो
ये उसको चेंजेस करने के लिए वो खुल जाता है, ठीक है। अभी अपन ने क्या क्या डाले थे यहाँ पे, आईडी चेंज करेंगे अपन, ठीक है। तो ये डेटाबेस नेम में अपना नया डेटाबेस नेम आ गया। डेटाबेस यूज़र में नया डेटाबेस यूज़र का नाम डाल दिए। पासवर्ड अपन ने रखे थे @apple बनाना, @apple बनाना 2020, यही रखे थे ना। सेव एंड क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे अपन अपना टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया। इसमें एंट्रीज डाल देते हैं अपने टेबल में। प्रोडक्ट्स में जाके एसक्यूएल, ठीक है। तो ये अपना डेटाबेस बन गया, ठीक है। और अपन ने सारे फाइल्स भी यहाँ पे डाल दिए। और डेटाबेस डॉट पीएचपी में अपन ने ये भी कर दिए, जो इसका क्या बोलते हैं, नया नया डेटाबेस का जो नेम था, आईडी था, पासवर्ड था, सब डाल दिए। अभी टेक्निकली जब अपन जाएंगे अपने नए ये जो यूआरएल बना था उस पे जाएंगे, तो अब अपन को नई वाली साइट अपनी दिखनी चाहिए, ठीक है। माय साइट्स में गए और ये खोला, तो देखो अपनी साइट लाइव हो गई अभी। जो भी अपन ने सब क्रिएट किए थे, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, पेज नॉट फाउंड एरर। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, क्रिएट वाली फाइल अभी तक अपलोड ही नहीं हुई, एक मिनट। ठीक है, तो ये क्रिएट भी आ गया, तो इसको अभी रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्रिएट प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, कल जो एरर आ रहा था, जो क्रिएट प्रोडक्ट में एंट्री नहीं हो रही थी, वो अपना आईडी छूट गया था डालने का। तो एक आईडी रोज डालेंगे, तब उसके बाद अभी क्रिएट होगा उसमें, ठीक है। आईडी, डेयरी, मिल्क और प्राइस डाल दिए 56 और सेव। तो ये अपना रिकॉर्ड सेव हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो भी अपनी एप्लीकेशन है ये पूरी लाइव हो गई। तो तुमको देखना होगा, तो मैं वापस से इसकी भी लिंक चैट बॉक्स में डाल रहा। ये लिंक अभी लाइव लाइव इस पे जाके तुम लोग देख सकते हैं, जो वेबसाइट अपनी होस्ट हो गई अभी। अभी ये फ्री वाला अपना होस्टिंग है, इसलिए ये ट्रैफिक ज़्यादा हैंडल नहीं करता। मोस्टली मैक्स टू मैक्स 100 यूजर्स पर डे वगैरह, और उसका कुछ तो भी कोटा रहता है, ठीक है। जब भी साइट लोड होती, तो कुछ तो भी एमबी डेटा सर्वर को खर्च करना पड़ता है अपन को साइट भेजने के लिए, अपन को रिस्पॉन्स भेजने के लिए वगैरह, ठीक है। तो वो डेटा ट्रैक होता। और अपन को इस पे 500 MB की कुछ तो भी लिमिट है, तो 500 MB से ज़्यादा अगर डेटा वो खर्च हो गया, तो फिर ये वेबसाइट फिर वो रेस्ट्रिक्ट कर देता कि इसको फिर यूज़ नहीं करने देता। क्योंकि वो फ्री होने यानी फ्री है, इसलिए वो फिर ज़्यादा अपन को ट्रैफिक वगैरह हैंडल करने के रिसोर्सेज देता नहीं है सर्वर, ठीक है। तो पर बेसिकली अपन जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए ये बेस्ट है कि सब बराबर सर्वर पे काम कर रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए 500 MB से ज़्यादा डेटा वैसे भी अपन को कभी लगता नहीं है, ठीक है। और जब जब मेन डोमेन खरीद के सब चीज़ें करने का टाइम आएगा, तब तो तुम लोग सेम ऐसे ही इंटरफेस रहेगा, वही चीज़ करना है। डेटाबेस के इसमें जाके पहले डेटाबेस बनाना है। वो लोग जो भी डेटाबेस नेम, डेटाबेस आईडी देंगे, वो सब लेके अपने डेटाबेस डॉट पीएचपी जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसमें सब चेंजेस करना है।
और वो चेंजेस करने के बाद तुम सीधे सीधे सारे फाइल्स अपलोड करके वो यूआरएल पे चले जाओगे तो तुम्हारी वेबसाइट दिखने लगेंगी। ठीक है, तो ये अपना होस्टिंग का भी पूरा हो गया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? कुछ पूछना है, किसी को कुछ करना है? टेक्निकली अपना सेशन खत्म हो गया। ठीक है, अपन ने पूरा स्टार्टिंग से पूरा एप्लीकेशन बनाए, उसको होस्ट किए और पूरा कोड देखे पूरा अपना, तो अपना सेशन अभी खत्म हो चुका है। अभी किसी को कुछ, कल मैंने कोड भेजा था उसके बारे में कुछ किसी को डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं, या फिर ये होस्टिंग से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एमबीसी एमबीटी मेरे को कल किसी ने तो भी पूछा था, कल परसों, वो है क्या अभी सेशन अटेंड कर रहा? अच्छा ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ, वो नहीं भी होगा तभी भी तुम सबको भी। एमबीसी एमबीटी जैसे अपन लोग घर वगैरह सब चीज़ें बनाते हैं, तो उसके लिए पहले अपन एक आर्किटेक्चर को बुला के पूरा उसका प्लान वगैरह बनवा के यानी पूरा प्लान आउट करते हैं कि कैसा कैसा रहेगा, कितने दरवाजे रहेंगे, कितने रूम्स रहेंगे। ठीक है, अभी जब अपन ने एप्लीकेशन ये बनाए, तो ठीक है, एक तो एकदम सिंपल एप्लीकेशन था, इसमें तो कुछ प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। पर जैसे तुम जब ये देखते हो बड़े बड़े जैसे अमेजोन टाइप साइट्स है, जिसमें इतने सारे पेजेस होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए कितने पेजेस रहते हैं, उसका रिव्यू का पेज अलग, कंपैरिजन का पेज अलग, तो वो एज अ वेब एप्लीकेशन बहुत बड़ी चीज़ है अमेजोन। ठीक है, तो इसको विदाउट प्लानिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका प्लानिंग और आर्किटेक्चर करने के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन पैटर्न्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स रहते हैं, उसमें से सबसे पॉपुलर है अपने एमवीसी और एमवीपी। ठीक है, जो उसका यानी फुल फॉर्म क्या है अपना, मॉडल व्यू। मैं तुमको एक मिनट में इससे दिखा देता हूँ। ठीक है, एमवीसी एमवीटी, मॉडल व्यू कंट्रोलर और मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक है, तो एमवीसी बेसिकली क्या रहता है, जैसे अपन ने अभी क्या किया, सबके सब फाइल्स अपने एक ही फोल्डर में थे। ठीक है, और अपना मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि पीएचपी एकदम इंडस्ट्री में वगैरह यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि अपना पीएचपी का जो भी कोड रहता है वो एचटीएमएल फाइल के अंदर ही रहता है। तो एमबीसी एमबीटी डिजाइन पैटर्न्स क्या बोलते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन का मॉडल, व्यू और कंट्रोलर अलग अलग चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर में क्या क्या आता है? मॉडल में क्या आता है? मॉडल में अपना पूरा डेटाबेस आता है और पूरा बिजनेस लॉजिक आता है। ठीक है, कि जैसे अगर अपने एप्लीकेशन की बात करेंगे तो अपना जो एक टेबल है वो मॉडल में आएगा, और वो टेबल के साथ क्या क्या करना है, जैसे अपडेट, रिकॉर्ड जो भी है वो सब मॉडल में आएगा। ठीक है, उसका जो भी कोड है, जैसे अपना पीएचपी का जो भी कोड था वो मॉडल में आएगा। पर वो पीएचपी में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर पीएचपी में किया तो उसको एचटीएमएल के साथ ही डालना पड़ेगा। तो उसके लिए लैंग्वेजेस कौन सी यूज करनी पड़ेगी? जावास्क्रिप्ट समान लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ेगी, या फिर जावा जावा सर्वलेट्स वगैरह अगर किसी ने सुना होगा तो वैसे लैंग्वेजेस यूज करना पड़ेगा, जिसमें जो कोड है वो मॉडल के साथ रह सकता है। बेसिकली करना क्या है, अपन को तीनों चीजों को सेपरेट करना है। मॉडल को सेपरेट करना है, यानी अपना डेटाबेस और बैकएंड को सेपरेट करना है। व्यू को सेपरेट करना है। व्यू क्या रहेगा? जो भी अपना फ्रंट एंड है। ठीक है, एच टी एम एल सी एस एस जो भी क्लाइंट को व्यू होता है वो व्यू हो गया। और फिर तीसरा आ गया कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो है वो ये सब चीज़ों को, ये दोनों के इंटरेक्शंस को कंट्रोल करता है कि कौन सा व्यू कब दिखेगा, मॉडल में कौन सा डेटा व्यू से कैसे जाएगा, ये सब चीज़ें करने वाला कंट्रोलर रहता है। ठीक है, एमवीसी, ये एमवीसी हो गया, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ऐसे ही रहता है एमवीटी, मॉडल व्यू टेम्पलेट। इसमें मॉडल और व्यू सेम ही है, सिर्फ टेम्पलेट आ गया है। ठीक है, तो जो अपन सी यूज करते हैं यूजुअली कंट्रोलर, तो कंट्रोलर में कोई तो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। उसके जगह टेम्पलेट में फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। फ्रेमवर्क्स मैंने कल तुमको बताया था, जैसे एंगुलर है, रिएक्ट जेएस है, ये सब चीजें एमबीटी में यूज होती है। ठीक है, तो बेसिकली यही है एमवीसी एमबीटी। पर तुमको अभी ये सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसने पूछा इसलिए मैंने एक बार बता दिया। एमवीसी एमबीटी यूजुअली इंडस्ट्री में जाके फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग जॉब 1 साल में 2 साल में बदल के तुम कहीं और चले जाओगे। ठीक है, तो जो दूसरा आएगा उसको तुमने क्या किया है, कैसे किया, समझना तो चाहिए। तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से सब बनाने के लिए वगैरह उसको एमवीसी एमबीटी लगता है। ठीक है, तो और किसी को कुछ डाउट था और कुछ पूछना है?
ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में नो डाल दो अगर कुछ और नहीं होगा तो फिर अपन सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? आज के सेशन में ज़्यादा नहीं था कुछ, वो कुछ भी होस्टिंग का ही सिर्फ अपन को देखना था। बाकी तुम लोगों को मैं आज शाम तक वगैरह जो एक मैंने बोला था कि पूरा इंस्ट्रक्शंस की एक फाइल सेंड कर दूंगा, डॉक्यूमेंट वो सब लोगों को मैं सेंड कर दूंगा आज मेल से ही। और तुम्हारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो देखते हैं अभी अटेंडेंस के हिसाब से और किसने कितना रिस्पॉन्ड किया उसके हिसाब से मैं सर्टिफिकेट्स भी भेजूंगा फिर। ठीक है, चलो फिर अपन सेशन कंक्लूड करते हैं और यू कैन लीव नाउ।